प्यारे बच्चों, आज हम कृषि जीव विज्ञान में मधुमक्खी पालन व उसका जीवन चक्र का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट फर्स्ट में हमने मधुमक्खी के बारे में काफ़ी जानकारी प्राप्त की कि मधुमक्खी पालन के लिए भारत में इसकी कौन कौन सी प्रजातियां पाई जाती है, उन प्रजातियों में से कौन कौन सी प्रजातियों का पालन किया जाता है। उसके बाद में आपने मधुमक्खी का जो जीवन चक्र पढ़ा तो मैंने आपको बताया कि इसकी कॉलोनी में या इसके छत्ते में 3 सदस्य पाए जाते हैं। पहला होता है इसमें रानी, दूसरा सदस्य मैंने आपको बताया था नर, और तीसरा सदस्य जो होता है वो होते हैं श्रमिक। पहला सदस्य रानी जो है उसके बारे में अपन पार्ट फर्स्ट में पढ़ चुके थे। आज हम पार्ट सेकंड में नर के बारे में पढ़ेंगे, जिसका दूसरा सदस्य होता है नर। जिसको ड्रोन बोलते हैं, नर। अब देखिए, नर जो होते हैं एक छत्ते में, यानी छत्ते के आकार के अनुसार, छत्ते के आकार के अनुसार छत्ते के आकार के अनुसार एक छत्ते में इनकी संख्या 20 से 200 तक होती है। तो पहली चीज़ आपको याद रखनी है कि जो नर होते हैं एक छत्ते में कितने नर पाए जाते हैं, 20 से लेके 200 तक नर हो सकते हैं। देखिए, ये रानी से आकार में छोटे होते हैं। रानी से आकार में कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। इनका प्रमुख कार्य, यानी ये केवल एक ही काम करते हैं, इनका जो प्रमुख कार्य है वो है मैथुन करना। क्या करना? मैथुन करना। मैंने आपको पहले पार्ट में बताया था किस प्रकार से मैथुन क्रिया होती है। उसके बाद में नर और जो रानी होती है वापस छत्ते में आते हैं। रानी जो होती है अंडे देना प्रारंभ कर देती है। अब देखिए, जो नर होता है उसका मेन काम क्या है, केवल मैथुन करना, इसके अलावा ये कोई काम नहीं करता। इसमें जननांग, इसके जो जननांग है, जननांग विकसित होते हैं, जननांग विकसित होते हैं। इसमें जननांग कैसे होते हैं, विकसित होते हैं। तथा ये कौन, नर, ये सदैव श्रमिकों द्वारा लाए गए भोजन पर आश्रित होता है। यानी नर स्वयं कोई कार्य नहीं करता, श्रमिक जो भोजन लाता है ये उन पे ही अपना जीवन यापन करता है। जब ये जो नर है वृद्ध हो जाता है या छत्ते में भोजन की उपलब्धता कम हो जाती है, या छत्ते में भोजन की मात्रा कम हो जाती है, उस समय श्रमिक क्या करते हैं, इस नर को उठाकर छत्ते से कहाँ फेंक देते हैं, बाहर। छत्ते से बाहर इसको फेंक देते हैं। ठीक है। अब छत्ते से बाहर जाने पर भोजन की अनुपलब्धता, यानी इसको नर को भोजन नहीं मिलेगा और उसकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो नर में आपको इतना याद रखना है कि छत्ते के आकार के अनुसार, अगर छत्ता बड़ा है तो उसमें नर की संख्या ज़्यादा होगी, अगर छत्ता छोटा है तो नर की संख्या क्या होगी, कम होगी।
एक छत्ते में इनकी संख्या लगभग 20 से कितनी मानी गई है, 200। ये रानी से आकार में कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। इनका प्रमुख कार्य मैंने बताया आपको, मैथुन करना। इसमें जननांग विकसित होते हैं तथा ये सदैव श्रमिकों द्वारा लाए गए भोजन पर ही निर्भर रहते हैं। जब छत्ते में भोजन की मात्रा कम हो जाए या भोजन की उपलब्धता कम हो जाती है, उस समय श्रमिक इनको बाहर निकाल देते हैं और भोजन की कमी के कारण इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु। अब ध्यान से देखिए, नर में डंक व मोम ग्रंथियां अनुपस्थित होती है। यह आपको ध्यान रखना है। नर में डंक व कौन सी ग्रंथियां, मोम ग्रंथियां क्या होती है, अनुपस्थित होती है। तो नर में आपको ये इतनी चीजें याद रखनी है। नर के बाद में जो इसका तीसरा सदस्य है श्रमिक, उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है श्रमिक। इसका जो तीसरा सदस्य होता है छत्ते में, वो कौन होते हैं, श्रमिक, जिनको अपन कहते हैं वर्कर्स। श्रमिक जैसे नाम से ही पता चल रहा है, जो भी कार्य होता है, छत्ता बनाना, भोजन की तलाश करना, छत्ते की मरम्मत करना, ये सब काम कौन करता है, श्रमिक करता है। अब सबसे पहली चीज़ है कि श्रमिक बनते कौन है, तो आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए। देखिए, निषेचित यानी निषेचन के बाद निषेचित अंडों से लार्वा अवस्था, निषेचित अंडों से लार्वा अवस्था में, निषेचन के बाद में मादा अंडे देगी, अंडा टूटेगा, उससे जो छोटा शिशु बाहर निकलेगा उसको क्या कहते हैं, लार्वा। तो लार्वा अवस्था में वे सदस्य जिनको रॉयल जेली, मैंने आपको बताया था रॉयल जेली के बारे में, जिनको रॉयल जेली खाने के लिए कम मिलती है, क्या मिलती है, खाने के लिए कम मिलती है, वही क्या बनते हैं, श्रमिक बनते हैं। तो आप बताएंगे निषेचित अंडों से लार्वा अवस्था में जिन्हें रॉयल जेली खाने को कम मिलती है, वही आगे श्रमिक बनते हैं। यानी जब शिशु अवस्था होती है, लार्वा अवस्था होती है, उनमें जब जिन्हें रॉयल जेली खाने के लिए कम मिलेगी तो वो क्या बन जाएंगे आगे, श्रमिक। अब ध्यान दें, श्रमिक संतान उत्पन्न करने में असक्षम होते हैं। ये संतान उत्पन्न नहीं कर सकते, अर्थात ये कैसे होते हैं, बंधे अपन कहते हैं नपुंसक जो संतान उत्पन्न नहीं कर पाते उनको अपन कहते हैं नपुंसक। तो आपको याद रखना है कि श्रमिक जो होते हैं वो संतान उत्पन्न करने में कैसे होते हैं, असक्षम। ठीक है, अब ध्यान दें, छत्ते में इनकी संख्या की बात करें, ठीक है, छत्ते में सर्वाधिक मात्रा में यानी अपन माने छत्ते में 80% संख्या, कितनी, 80% संख्या किनकी होती है, श्रमिकों की होती है, श्रमिकों की। तो सर्वाधिक मात्रा में कौन पाए जाते हैं, श्रमिक, क्योंकि रानी एक होती है, उसके अलावा नर जो होते हैं 20 से 200 तक हो सकते हैं, लेकिन 80% जो सदस्य होते हैं छत्ते में वो कौन होते हैं, श्रमिक होते हैं। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। अब आगे ध्यान दें, श्रमिकों में देखिए क्या क्या चीज़ें पाई जाती है। श्रमिकों में मुखांग, डंक,
मोम ग्रंथियां पाई जाती है। ध्यान दें, मुखांग भी पाए जाते हैं, डंक भी पाया जाता है और मोम ग्रंथियां भी पाई जाती है। अब ध्यान दें, पहली चीज है मुखांग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछता है मधुमक्खी में किस प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है, मधुमक्खियों में देखिए चाटने व चबाने वाले मुखांग। कौन से मुखांग पाए जाते हैं? चाटने व चबाने वाले, जिनको इंग्लिश में अपन बोलते हैं चेविंग एंड लैपिंग, काटने व चबाने वाले। तो मधुमक्खियों में किस प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं? काटने व चबाने वाले। अब बात करें उदर की, डंक जो पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, श्रमिकों में होता है डंक मोस्टली। तो ये डंक जो पाया जाता है उदर के अंतिम खंड पर। कहां पर पाया जाता है? उदर के अंतिम खंड पर क्या पाया जाता है? डंक। और मोम ग्रंथियां, ध्यान दें, मोम ग्रंथियां जो होती है उदर के नीचे वाले भाग में। कहां पे पाई जाती है? उदर के नीचे वाले भाग में क्या पाई जाती है? मोम ग्रंथियां। और डंक कहां पाया जाता है? उदर के अंतिम खंड पर। अब एक चीज और ध्यान से समझे, इधर देखिए, श्रमिकों में अंतिम जोड़ी की टांगों पर, कीटों में सबको आपको पता है कि 3 जोड़ी टांगे होती है। तो अंतिम जोड़ी यानी सबसे लास्ट वाली जो टांगे हैं, इन पर रोएदार बाल होते हैं। कैसे होते हैं? रोएदार बाल पाए जाते हैं। कैसे बाल पाए जाते हैं? रोएदार बाल पाए जाते हैं। अब होता क्या है कि जब ये श्रमिक किसी पुष्प पर बैठते हैं तो उस पुष्प के परागकण इन रोएदार बालों में फंस जाते हैं। अब वो जो श्रमिक या मधुमक्खी वहां से उठकर दूसरे पुष्प पे जाएगा तो ये जो परागकण उसके बालों पे लगे हुए हैं वो दूसरे पुष्प पर पहुंच जाएंगे। इस प्रकार से वहां पे क्रिया हो जाएगी परागण। कितनी? परागण की क्रिया हो जाएगी। यानी मधुमक्खियों से, यानी जितना भी कीट परागण होता है, कीटों से परागण होता है, उनमें सर्वाधिक मात्रा में जो कीट परागण होता है वो मधुमक्खियों के द्वारा होता है, लगभग 80%। यानी कीट परागण, यानी कीटों के परागण में मधुमक्खी का योगदान कितना होता है? 80%। जितना भी परागण होता है कीटों में, उनमें अकेला जो मधुमक्खी कीट है वो कितना % परागण कर देता है? 80%। यानी एक पुष्प से दूसरे पुष्प पे जाना। जैसे कई बार परपरागण होता है, कई बार स्वपरागण होता है। परपरागण का मतलब है एक ही जाति के 2 पुष्प हैं तो दोनों के बीच में परागकणों का स्थानांतरण हो जाता है कीटों के द्वारा, जिससे आपको नए पौधे प्राप्त होते हैं, जिनको अपन संकर पादप कहते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो अब ध्यान दें, श्रमिक जो होते हैं इनका कार्य क्या क्या है। तो पहले आप श्रमिकों के कार्य देखें। देखिए कार्य, श्रमिकों का जो पहला कार्य है, ध्यान दें इधर, श्रमिकों का जो पहला कार्य है वो है परागकण व मधु को लाना। मधु जानते हैं आप, शहद को ही मधु कहते हैं, यानी पुष्पों का जो रस होता है उनको ये लेकर आते हैं, ठीक है, छत्ते के अंदर। तो परागकण व मधु को लाना। दूसरा है भोजन की
व्यवस्था करना। मैंने आपको बताया था राजा और रानी यानी नर और रानी उनका एक ही काम है मैथुन करना, मादा का काम है अंडे देना, इसके अलावा वो कोई काम नहीं करते। जितने भी काम है वो कौन करेगा? श्रमिक करेगा। भोजन की व्यवस्था करना। तीसरा जो है छत्ते का निर्माण करना। छत्ते का निर्माण करना होता है छत्ते की मरम्मत करना। छत्ते की क्या करना? मरम्मत। यानी जब कभी छत्ता टूट जाता है तो उसको पुनः बनाने का काम भी कौन करेगा? श्रमिक करेगा। इसके अलावा इसका जो कार्य है शत्रुओं से छत्ते की सुरक्षा करना। तो ये श्रमिकों के कार्य हैं। अब श्रमिक में आपको ध्यान रखना है कि श्रमिक काम कैसे करते हैं। तो जितने भी श्रमिक हैं वो दो समूह में बढ़ जाते हैं, आधे समूह अलग और आधा दल अलग। यानी ये दो दल बनाते हैं, एक तो पहला दल और एक दूसरा दल। तो आधे सदस्य पहले दल में हो जाते हैं, आधे दूसरे दल में। तो ध्यान दे इधर। श्रमिक दो दल बनाते हैं, दो दल बनाते हैं। ध्यान से समझना इधर। कितने दल बनाते हैं? दो दल। पहला दल और दूसरा दल। दूसरा दल। तो श्रमिक कितने दल बनाते हैं? दो दल। पहला दल और दूसरा दल। यानी आधे सदस्य इसमें हो जाते हैं, आधे सदस्य इसमें। जैसे अपन दो ग्रुपों में बांट देते हैं क्लास को, उसी प्रकार से ये दो दल बना लेते हैं। पहला दल है, इसका काम है भोजन की तलाश करना। क्या काम है? भोजन की तलाश करना। और दूसरे दल का काम है भोजन को लाना। भोजन को लाना। अब देखिए कैसे होता है कि जो पहला दल है वो भोजन की तलाश करने के लिए जाता है। जब कहीं पर भी इनको भोजन मिल जाता है, ठीक है, तो उस भोजन का पता लगाकर ये पुनः कहाँ आते हैं? पुनः छत्ते पर आते हैं। कहाँ आते हैं? छत्ते पर। छत्ते पे आकर ये क्या करेंगे? जिस दिशा में भोजन है, जिस दिशा में क्या है? भोजन है, दिशा में भोजन है, उसी दिशा में उदर को दाएं व बाएं कर उधर को कैसे करेंगे? दाएं से बाएं। और पंखों को फैलाकर वह सूर्य की स्थिति को ध्यान में रखकर नृत्य करते हैं। क्या करते हैं? नृत्य, जिसको अपन डांस बोलते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? नृत्य। यानी जब इनको भोजन का पता चल जाता है कि भोजन किस दिशा में है, फिर ये क्या करेंगे? इनका काम केवल भोजन की तलाश करना है, उसको लाना नहीं है। तो ये क्या करेंगे? भोजन की तलाश करेंगे और वापस का आएंगे, छत्ते पे आएंगे। अब जिस दिशा में भोजन है उस दिशा में अपने उदर को दाएं से बाएं घुमाएंगे और पंखों को फैलाकर क्या करेंगे? नृत्य करेंगे। यानी ये इसको संदेश देंगे कि भोजन उस दिशा में है। तो ये जो नृत्य करते हैं, इस नृत्य का नाम आपको याद रखना है कि मधुमक्खियों के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है। तो नृत्य का नाम आपको याद रखना है बेटा, वेगल नृत्य। कौन सा नृत्य? वेगल नृत्य, जिसको गोल नृत्य भी कहते हैं। कौन सा नृत्य? गोल नृत्य। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। वेगल नृत्य कौन से दल के द्वारा किया जाता है? पहले दल के द्वारा। और पहले दल का काम क्या है? केवल भोजन की तलाश करना। अब
ये नृत्य करने के बाद में इनको दूसरे दल को ये पता चल जाता है कि भोजन किस दिशा में है। दूसरा दल जाएगा और भोजन को लेकर कहाँ पे आ जाएगा, छत्ते पर। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, क्योंकि श्रमिक अपना जो कार्य विभाजन करते हैं वो दो दलों में बंटते हैं। पहले दो दल बनाएंगे, उसके बाद में कार्य करेंगे। पहला दल केवल भोजन की तलाश करेगा और दूसरा दल क्या करेगा, भोजन को लाएगा। इसमें मेन चीज़ मैंने आपको बताई, कौन सा नृत्य, वेगल नृत्य करते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, ये मधुमक्खी के जीवन चक्र की जो अवस्था थी वो हो गई। अब आगे देखिए अपन पढ़ेंगे मधुमक्खी पालन, किस प्रकार से मधुमक्खी पालन किया जाता है। मधुमक्खी पालन जिसको कहते हैं एपीकल्चर, ये आपको याद रखना है। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं, एपीकल्चर। अब देखिए मधुमक्खी पालन किस प्रकार से होता है। पुराने समय में यानी प्राचीन काल, आप सब जानते हैं प्राचीन काल में कैसे मधुमक्खी से अपन शहद प्राप्त करते थे कि जो छत्ता होता था उसके नीचे धुआं करते थे और धुआं करने के बाद में मधुमक्खियाँ जब उड़ जाती थी तो उस छत्ते को निचोड़ दिया जाता था। क्या कर दिया जाता था, निचोड़ कर शहद प्राप्त किया जाता था। लेकिन उस छत्ते को निचोड़ने से क्या होता है कि उस छत्ते के जो भी अंडे हैं, मादा के जो अंडे हैं, इसके अलावा उसकी अवस्था है, लार्वा अवस्था है, प्यूपा है, ठीक है, ये उस शहद में आ जाती थी। तो वो शहद जो शुद्ध नहीं होता था, यानी शहद में गंदगी आ जाती थी। लेकिन आजकल जो मधुमक्खी पालन हो रहा है वो हो रहा है आधुनिक, किस प्रकार का हो रहा है, आधुनिक कृत्रिम मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन। ठीक है, एक तो प्राकृतिक रूप से होता है, जैसे प्राकृतिक अपने आप छत्ते लगते हैं, ठीक है, उन मधुमक्खियों से शहद प्राप्त होता है तो वो प्राकृतिक होता है। मानव द्वारा जब छत्ते लगाकर मधुमक्खी पालन किया जाता है वो किस प्रकार से होता है, ठीक है, तो उसको अपन कृत्रिम मधुमक्खी पालन कहते हैं। अब ध्यान से समझिए किस प्रकार से आजकल पालन हो रहा है मधुमक्खी का। देखिए इधर, तो मधुमक्खी पालन के लिए एक लकड़ी का बड़ा बॉक्स लेते हैं, लकड़ी का क्या लेते हैं, बड़ा बॉक्स लेते हैं। इस प्रकार से इस बॉक्स के दो हिस्से होते हैं। ऊपर वाला जो भाग होता है वो 1/4 भाग होता है। कितना होता है, 1/4 भाग। कौन सा भाग होता है, 1/4 भाग। इसमें यहाँ पर छिद्रनुमा जाली लगी होती है। क्या लगी होती है, जाली। छिद्रनुमा जाली, ठीक है। अब 1/4 भाग तो ये होता है ऊपर वाला। नीचे वाला जो बॉक्स है ये होता है 3/4 भाग, यानी 25% ये हो गया और 75% ये भाग हो गया। अब ध्यान दें, यहां पर इसके ऊपरी भाग पर इस प्रकार से प्लास्टिक के या मोम के कोष्ठ बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं, कोष्ठ बनाए जाते हैं प्लास्टिक के या मोम के। अब क्या होगा, अब ध्यान देना, जब भी मधुमक्खी पालन किया जाता है तो उसमें हमेशा श्रमिक को ही लिया जाता है, न तो नर को लेते हैं और न ही रानी को, ठीक है। तो यहाँ पे केवल क्या लिए जाते हैं, श्रमिक। ये आपको याद रखना है, क्या लिए जाते हैं, श्रमिक लिए जाते हैं। यहाँ पे एक छिद्र होता है, ये भी इतना छोटा होता है कि इसमें से केवल कौन गुजर सकता है, श्रमिक गुजर सकता है, रानी नहीं गुजर सकती। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर रानी अंदर चली गई तो वो अंडे देगी, अंडे में से लार्वा वगैरह से क्या होगा कि वो पूरा शहद क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इस जाली में से देखिए, इसमें से भी केवल श्रमिक ही निकल सकता है और इसमें से भी कौन निकल सकता है, श्रमिक। तो ये जो जाली वाले छिद्र होते हैं, इन छिद्रों में से श्रमिक कहाँ जाते हैं, ऊपर जाते हैं। यानी श्रमिक यहाँ से बाहर निकलेंगे और बाहर से यहाँ से क्या लाएंगे, परागकण लाएंगे, इसके अलावा मधु लाएंगे। क्या लाएंगे, मधु, ठीक है, जो फूलों का रस होगा इसको लाकर फिर वो कहाँ जाएंगे, ऊपर लाएंगे और ऊपर लाके इन कोष्ठों में ये इस मधु को भर देंगे। क्या कर देंगे, भर देंगे, जिससे शहद बनेगा। अब क्या करते हैं,
अब इस शहद को कैसे अपन निकालेंगे कि एक गर्म चाकू लिया जाता है, इस चाकू को यहाँ लगाने पर इसमें छिद्र बन जाता है और शहद को आसानी से बाहर निकाल लिया जाता है। तो आजकल इस प्रकार से क्या हो रहा है, मधुमक्खी पालन हो रहा है। अब मधुमक्खियों को कैसे पकड़ा जाता है, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मधुमक्खियों को पकड़ने के लिए ध्यान देना, मधुमक्खियों को किस समय पकड़ा जाता है, वृंदन या प्रवासन के समय। प्रवास आप जानते हैं, माइग्रेशन, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। जब मधुमक्खियाँ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है उस समय इनको पकड़ा जाता है। पकड़ने का मतलब ये नहीं कि हाथ से पकड़ रहे हैं, ठीक है। इसके लिए क्या करते हैं कि पानी वाले जहाँ पे आसपास में कोई तालाब हो और छायादार स्थान हो तो वहाँ पे क्या किया जाता है कि जैसे आपने टोपी ली, टोपी को आपने चीनी और पानी के घोल में डुबो दिया, यानी शरबत, क्या दिया जाता है खाने में, शरबत दिया जाता है, उसको डुबोकर और अपन पेड़ पे लगा देते हैं अलग अलग जगह पे। तो उस शहद के यानी जो शरबत है उसके कारण मधुमक्खियाँ आकर वहाँ पर चिपक जाएगी और उनको फिर अपन आसानी से पकड़कर कहाँ डाल देते हैं, इसके अंदर उनको डाल दिया जाता है लकड़ी के बॉक्स में। तो इस प्रकार से आजकल अपन क्या कर रहे हैं, मधुमक्खी पालन कर रहे हैं। प्राचीन समय में मधुमक्खी पालन जो होता था आप सबको पता है किस प्रकार से होता था, लेकिन उसको छत्ते को निचोड़ने से क्या होता है कि उसके जो अंडे हैं या उसके लार्वा अवस्था है वो उसमें शहद में आ जाते हैं, जिससे शहद कैसा हो जाता है, गंदा हो जाता है, ठीक है। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि मान लो ये छत्ता है, यहाँ भी जैसे छत्ते बनते हैं या कृत्रिम छत्ते अपन लगाते हैं तो शहद को प्राप्त करने के लिए कभी भी छत्ते को निचोड़ा नहीं जाएगा। हमेशा आपको ध्यान रखना है, या तो आप चाकू लेंगे या फिर आप लेंगे प्लेट। क्या लेंगे, प्लेट। तो चाकू या प्लेट से आपको इस प्रकार से इसकी जो ऊपर वाली सतह है, कौन सी सतह है, ऊपर वाली, जैसे ये मेरा मार्कर है आप देखें ऊपर वाली सतह है, यहाँ से इसको ऐसे साफ कर लिया जाता है क्योंकि ऊपरी सतह पर ही क्या होता है, शहद होता है, नीचे वाली सतह पर या बीच में शहद नहीं होता। तो इस प्रकार से चाकू से इस परत को, ऊपर वाली परत को हटा दिया जाता है तो उसमें शहद आसानी से प्राप्त हो जाता है और उसमें जो अंडे वगैरह है, निषेचित अंडे हैं या लार्वा अवस्था है वो उसमें नहीं आती। तो इस प्रकार से शुद्ध रूप से शहद प्राप्त किया जाता है। और शहद का उपयोग आप सभी को पता है औषधियाँ बनाने में, और ये शहद जो होता है काफ़ी पौष्टिक होता है, यानी बलवर्धक होता है, यानी ताकत प्रदान करता है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है कि छत्ते से शहद कैसे प्राप्त करें, कभी भी छत्ते को निचोड़े नहीं, ठीक है। अब मधुमक्खी पालन के लिए, मान लो आपको मधुमक्खी पालन करना है तो इसके लिए पहले आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। ट्रेनिंग जो दी जाती है वो 6 या 7 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है। अपने जैसे जयपुर की बात करें राजस्थान में, तो राजस्थान में इसके कई जगह पे सेंटर बने हुए हैं, तो वहाँ से आप इसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं। ट्रेनिंग में आपको बताया जा सकता है कि सबसे पहले तो मधुमक्खी की कौन सी जातियाँ हैं जो आपको मधुमक्खी पालन के लिए लेनी है। मैंने आपको बताया था जैसे एपिस इंडिका बताया था, ठीक है, एपिस मेलिफेरा बताया था, क्योंकि इनसे ज़्यादा शहद प्राप्त होता है। फिर मधुमक्खियों को किस प्रकार के बॉक्स में रखें, उनको खाने के लिए मैंने बताया पानी और चीनी का घोल उनको दिया जाता है, शरबत। इसके अलावा क्या क्या आपको सावधानी रखनी है कि एक तो आपके सिर पे केप होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा हाथों में जब भी आप शहद प्राप्त करें हाथों में दस्ताने होने चाहिए रबर के बने हुए, चाकू होना चाहिए आपके पास में, शहद को आसानी से अपन ऊपरी सतह से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारी सावधानियाँ आपको वहाँ पे बताई जाती है कि क्या क्या सावधानियाँ आपको रखनी हैं, ठीक है। तो इसके लिए जैसे अपने जयपुर में खादी ग्रामोद्योग केंद्र शिवदासपुरा, कहाँ पे है, शिवदासपुरा जयपुर। इसके अलावा जो कृत्रिम मधुमक्खी पालन जो किया जाता है मोस्टली ज़्यादातर वो कोटा में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, कोटा में, ठीक है। तो यहाँ से आप खाद्य ग्रामोद्योग केंद्र शिवदासपुरा से मधुमक्खी पालन के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। वहाँ से आप मधुमक्खियों की जातियाँ भी प्राप्त कर सकते हैं। भारत में अपन बात करें सर्वाधिक मधुमक्खी पालन कहाँ होता है, तो आपको याद रखना है तमिलनाडु में,
तमिलनाडु, केरल, बिहार और मध्य प्रदेश में। कहाँ पे होता है? मध्य प्रदेश में। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब मधुमक्खी का कृषि में महत्व है, तो सबसे मेन चीज़ आप बताएंगे कि मधुमक्खी जो एक सामाजिक कीट है, ठीक है, जो ज़्यादातर कृषि में क्या करती है? परागण में सहायता करती है। नहीं, इसके द्वारा सर्वाधिक परागण किया जाता है, जिसके द्वारा आपको कई प्रकार की उन्नत किस्में भी प्राप्त होती है संकरण के द्वारा। यानी एक पौधे के लक्षण दूसरे पौधे में आएंगे तो आपको संकर बीज भी प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से इसका कृषि में बहुत ही योगदान है, ठीक है। तो ये आपका जो मधुमक्खी पालन और उसका जो जीवन चक्र है, ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आपको सही रूप से इसको पढ़ना है, और कोई भी आपको क्वेश्चन है तो आप कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।